Good morning, students. I am Sharmila, SS teacher in Suraj School, Mahendragarh. Today, I am going to discuss impact of globalization and WTO. ग्लोबलाइजेशन का जो आपका टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी इन योर इकोनॉमिक्स बुक में, एंड इसके ऊपर हम फर्स्ट वीडियो आपके सामने डिस्कस कर चुके हैं और ये आपका सेकंड पार्ट है, पार्ट नंबर सेकंड है ग्लोबलाइजेशन का, पार्ट नंबर सेकंड. Okay, today we discuss about impact of a globalization. Last video we discuss about globalization के बारे में हमने डिस्कस किया था. अब इसके इम्पैक्ट जो हम अलग अलग डिस्कस करने जा रहे हैं. सबसे पहले फर्स्ट क्या आता है, इन लास्ट 20 ईयर्स द ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी has been come of long way and globalization and the greater competition among the producer. सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन क्या करता है, एक कंपटीशन क्रिएट करता है among the producer both of advantage to consumer, और उसका जो एडवांटेज किसको मिलता है, कंज्यूमर को या कस्टमर को मिलता है. ठीक है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो कंज्यूमर्स होते हैं जो प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर्स के बीच में क्या क्रिएट होता है, कंपटीशन. अगर प्रोड्यूसर के बीच में कंपटीशन क्रिएट होगा, इसका सीधा सीधा बेनिफिट किसको मिलेगा, कंज्यूमर्स को. पर्टिकुलरली द वेल ऑफ सेक्शन इन द अर्बन एरियाज. अधिकतर जो वेल ऑफ सेक्शन के लोग होते हैं, वेल ऑफ सेक्शन मतलब जो अर्बन एरियाज़ के अंदर, मतलब जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं अर्बन एरियाज़ के अंदर, उसका इसको पूरी तरह से क्या मिलता है, बेनिफिट. वेल ऑफ सेक्शन ऑफ सोसाइटी. Okay, particularly the well of section in the urban areas, there is a greater choice before these consumers. काफ़ी कंज्यूमर के पास चॉइस होती है. हु हैव एंजॉय द इम्प्रूव्ड क्वालिटी, उनके पास इम्प्रूव्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है. लोअर प्राइजेस फॉर द सेवरल प्रोडक्ट. एज अ रिजल्ट दीज पीपल टूडे एंजॉय द मच मोर हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. और धीरे धीरे जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो क्या होता है, चेंज होता है. तो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट हुआ है ग्लोबलाइजेशन का वो किसके ऊपर पड़ा है, वेल ऑफ कंज्यूमर्स के ऊपर. बिकॉज प्रोड्यूसर के बीच में कंपटीशन क्रिएट हुआ और उसका सीधा सीधा फ़ायदा किसको हुआ, वेल ऑफ कंज्यूमर को, कस्टमर को इसका फ़ायदा हुआ. ये पहला इम्पैक्ट आता है ग्लोबलाइजेशन का. ओके, तो फर्स्ट इम्पैक्ट किसके पूरी तरह से किसको फ़ायदा होता है, इसमें कस्टमर को, कंज्यूमर्स को पूरी तरह से क्या होता है, इसमें फ़ायदा होता है. सेकेंडली क्या आता है, एमएनसी हैव इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट. अधिकतर जो एमएनसीज होती हैं, ये एमएनसी जो कंपनियां हैं, अधिकतर जो सेकंड जो हमारे पास अगला जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा, जो एमएनसीज होती हैं वो अलग अलग डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही हैं. लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था. एमएनसी क्या होती, मल्टीनेशनल कंपनी. एमएनसी क्या होती, मल्टीनेशनल कंपनीज या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन. ओके, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन. ठीक है, और हमने इसके बारे में क्या किया, डिस्कस किया एमएनसी से. उसके बाद में फर्स्ट क्या होता है, इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ओवर द पास्ट 20 ईयर्स. ये जो अधिकतर डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर जो एमएनसीज क्या कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट कर रही हैं. इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग कंट्री. एमएनसी हैव इंटरेस्टेड इन द इंडस्ट्रीज सच जैसे फ़ोन है, ऑटोमोबाइल्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं और फास्ट फूड वगैरह में क्या कर रही है, वो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं. ठीक है, एंड दीज प्रोडक्ट आर लार्ज नंबर ऑफ द वेल ऑफ बायर्स, क्योंकि इन प्रोडक्ट के ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स होते हैं. इन द लार्ज नंबर ऑफ वेल बायर्स इन दीज इंडस्ट्री सर्विसेज न्यू जॉब्स. इन एमएनसीज के देश में इन्वेस्टमेंट करने से, इंडिया जैसे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने से, अगर ज़्यादा से ज़्यादा एमएनसी यहाँ पर क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है. एमएनसी का अगर इन्वेस्टमेंट होता है यहाँ पर इंडिया के अंदर, अगर एमएनसीज़ का इन्वेस्टमेंट होता है तो इससे क्या क्रिएट होंगी, जॉब्स क्रिएट होंगी लोगों के लिए. क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो यहाँ पर अपने प्लांट सेटअप करती हैं या अपने कस्टमर केयर ऑफिस सेटअप करती हैं, तो इसका सीधा फ़ायदा किसको होगा, मतलब जॉब्स लोगों के लिए क्या होती हैं, क्रिएट होती हैं. एंड लोकल कंपनी, और बहुत सारी जो लोकल कंपनियाँ होती हैं उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करती हैं, किसको करती हैं, एमएनसीज़ को. ठीक है, तो ये दूसरा इम्पैक्ट हमने पढ़ा कि जो दूसरा इम्पैक्ट हमने डिस्कस किया ग्लोबलाइजेशन का, कि जो एमएनसीज़ होती हैं, मोस्टली जो एमएनसीज़ हैं आर इन्वेस्टिंग इन द डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया जैसे कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं. ठीक है, और उनका जो इन्वेस्टमेंट होता है उसके कारण बहुत सारी कहता है जॉब्स क्या हो रही हैं, क्रिएट हो रही हैं. ठीक है, तो ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट आता है. फर्स्ट पॉइंट पे हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट पॉइंट पे हमने डिस्कस किया था कि जो ग्लोबलाइजेशन का सबसे जो बेनिफिट है वो वेल ऑफ कंज्यूमर को है. सेकेंडली एमएनसीज़ के आने से क्या क्रिएट हुई हैं, जॉब्स क्रिएट हुई हैं. ओके, उसके बाद में क्या होता है, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है, अधिकतर जो छोटी छोटी कंपनियां ग्लोबलाइजेशन से क्या हो रहा है, धीरे धीरे एक तीसरा पॉइंट हो रहा था हमारे पास, जो थर्ड पॉइंट आता है ग्लोबलाइजेशन का, जो थर्ड इम्पैक्ट आता है. ठीक है, अगर टोटल हम मान के चलते हैं एमएनसीज इन्वेस्टमेंट करती हैं, ठीक है, ओके, तो उनके साथ में क्या आती है, न्यूली टेक्नोलॉजी आती है. ठीक है ना,
और जब कोई भी जो कंपनीज़ होती हैं, जब उनको न्यू टेक्नोलॉजी मिलती है तो धीरे धीरे उनका जो प्रोडक्ट होता है किसमें चेंज हो जाता है, ग्लोबल प्रोडक्ट में। और धीरे धीरे जो छोटी छोटी जो लोकल कंपनियां होती हैं वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, वो एमएनसीज़ के अंदर। ठीक है, ये भी किसका इफेक्ट होता है, ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन का जैसे छोटी छोटी कंपनियां होती हैं वो धीरे धीरे क्या होता है, न्यूअर टेक्नोलॉजी को यूज करके बड़ी कंपनियों में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। ओके, एक क्या होता है जो इसमें जो एक मेन, ये तो मैंने आपको सारे के सारे क्या बताएं इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स, ठीक है ना, पॉजिटिव पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे जो एमएनसी के क्या आते हैं हमारे पास, पॉजिटिव पॉइंट्स आते हैं। एक जो अलग अलग प्रकार से, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, मोस्ट ऑफ जो एमएनसीज होती हैं वो इन्वेस्टमेंट करती है डेवलपिंग कंट्रीज़ में। इसके लिए गवर्नमेंट को स्पेशल एरिया बनाती है, ठीक है ना, कुछ इकोनॉमिक जोन एरिया बनाती है सरकार, इकोनॉमिक जोन एरियाज़ बनाती है जहाँ पर उनको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ एमएनसीज़ को दी जाती हैं, जिसके कारण वो ज़्यादा से ज़्यादा देश के अंदर क्या करती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं। इसमें क्या आता है, स्टेप टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सरकार क्या करती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों को अट्रैक्ट करने के लिए सरकार कुछ लेबर लॉज के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी देती है, कुछ दूसरी चीज़ों के अंदर फैसिलिटी, कहते हैं वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी एमएनसीज़ को प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, ये सारे के सारे इंप्रूवमेंट कौन कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है, अलग अलग कंपनीज़ को यहाँ पर क्या करने के लिए, मतलब उनको अट्रैक्ट करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ओके, नेक्स्ट जो आपका आता है, एक हमने टॉपिक एक अलग से लिया था, व्हाट डू मीन बाय डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ क्या होता है, एक बार मैं इसको रिपीट कर देती हूँ दोबारा से, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, फिर हम डब्ल्यूटीओ के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो सीधा सीधा बेनिफिट उसको है, वेल ऑफ कंज्यूमर्स। सेकेंडली क्या होता है, मोर एंड मोर एमएनसी आर डेवलपिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज़। बहुत सारी जो एमएनसीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रही है, एंड इट क्रिएटेड द मैनी जॉब्स। इससे कहता है बहुत सारी जॉब्स क्या हो रही है, क्रिएट हुई हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है, एमएनसी के द्वारा जो न्यू टेक्नोलॉजी, कहता है कि जो एक न्यू टेक्नोलॉजी कंट्रीज़ के अंदर क्या हो रही है, आ रही है, इसका फ़ायदा भी किसको हो रहा है, कंट्री को हो रहा है। एक हमारे पास एक अगला पॉइंट आता है, डब्ल्यूटीओ। व्हाट डू मीन बाय डब्ल्यूटीओ क्या होता है, सबसे पहले हम डब्ल्यूटीओ की अगर हम डेफिनेशन लेते हैं, व्हाट डू मीन बाय डब्ल्यूटीओ, आपका क्या होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूटीओ क्या होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, ये क्या होता है कि इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशन है जो सभी कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड रिलेटेड मैटर को क्या करता है, उससे रिलेटेड क्या बनाता है, रूल एंड रेगुलेशन। डब्ल्यूटीओ ऑर्गेनाइजेशन इज़ वन ऑफ द सच ऑर्गेनाइजेशन हुज एम, जिसका मेन एम क्या होता है, टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करना। लिबरलाइज क्या होता है, सारे के सारे टैक्स फ्री ट्रेड, ठीक है ना, उसको स्टार्ट करवाना। टैक्स फ्री स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। डब्ल्यूटीओ एस्टैब्लिश द रूल एंड रिगार्डिंग। डब्ल्यूटीओ रूल्स बनाता है, किससे रिलेटेड रूल्स बनाता है, रूल्स बनाता है किससे रिलेटेड, इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड सारे के सारे रूल रेगुलेशन होते हैं, किसके द्वारा बनाए जाते हैं, डब्ल्यूटीओ के द्वारा। डब्ल्यूटीओ कहता है सभी कंट्रीज़ के बीच में, कहता है इस प्रकार के रूल रेगुलेशन बनाता है ताकि सभी कंट्रीज़ के बीच में क्या हो, फेयर कॉम्पिटिशन हो। ओके, तो नियरली 160 जो मेंबर है डब्ल्यूटीओ के, अभी तो हो सकता है इसमें इंक्रीज़ भी होंगे, बट ये 2014 के अकॉर्डिंग 160 डब्ल्यूटीओ के क्या फ़िलहाल क्या है, मेंबर हैं। डब्ल्यूटीओ सपोज टू अलाउ द फ्री ट्रेड ऑफ फॉर ऑल, वो सभी के लिए क्या देता है, फ्री ट्रेड, मतलब टोटल सभी के बीच में क्या होना चाहिए, फ्री ट्रेड होना चाहिए, कोई भी किसी प्रकार के टैक्स है वो नहीं लगाएगा। ठीक है ना, इसलिए जो जैसे इंडिया इसका फाउंडर मेंबर रहा है डब्ल्यूटीओ का, तो इस प्रकार से सारे के सारे जो फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड जो रूल और रेगुलेशन बनाने का काम किसका होता है, डब्ल्यूटीओ का। ओके, और जो जो इसके मेंबर्स होते हैं उन सभी को रूल रेगुलेशन क्या होते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है। ओके, तो एक बार हम इसके बारे में रिपीट कर देते हैं। डब्ल्यूटीओ क्या है, डब्ल्यूटीओ इज ए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ वन एंड सच ऑर्गेनाइजेशन हुज एम, जिसका एम क्या होता है, टू लिबरेट करना इंटरनेशनल ट्रेड को, एंड स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ द डेवलप्ड कंट्री, जो जिसको डेवलप्ड कंट्री में स्टार्ट किया गया। डब्ल्यूटीओ एस्टैब्लिश द रूल्स, डब्ल्यूटीओ कहता है रूल्स बनाता रिगार्डिंग द इंटरनेशनल ट्रेड एंड सीज दैट दीज रूल्स आर ओबेड, और वो इन चीज़ों को भी ऑब्जर्व करता है कि रूल्स रेगुलेशन क्या नहीं हो रही, फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रही, इनका ओबे किया जा रहा नहीं किया जा रहा। और नियरली 160 कंट्रीज डब्ल्यूटीओ के मेंबर कंट्री हैं अकॉर्डिंग टू 2014 के अकॉर्डिंग। ओके, तो आज हमने इतना डिस्कस किया इसके बारे में, व्हाट डू मीन डब्ल्यूटीओ क्या होता है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ओके, ये आपका कौन सा टॉपिक था, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। ओके, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।